हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। एसी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने टाइप्स ऑफ वैल्यू एसी की पढ़ी, एसी के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ वैल्यू में हमने दो वैल्यू कल पढ़ी थी बस। वो थी पहली पीक वैल्यू और दूसरी थी इंस्टेंट वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे थर्ड। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल पढ़ी थी पीक वैल्यू फर्स्ट और पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू किसी भी टाइम टी पर, 1 सेकेंड हो चाहे वो 2 सेकेंड हो 3 सेकेंड हो। नेक्स्ट, अब बिकॉज एसी में करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो वेरी करने वाली वैल्यू के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू जो हमारी इंपॉर्टेंट है आज की वो है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब इससे एवरेज करंट निकालना है आपको, यहाँ पे एवरेज करंट निकालना है या आप एवरेज वोल्टेज कह लो, कोई भी दोनों में से हो सकता है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। बट यहां पर करंट कैसा है आपको पता है, इंस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट यहां पर टाइम का फंक्शन है। यहां पर करंट वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज वैल्यू हमें निकालनी हो, जैसे करंट का एवरेज निकालना हो आई एवरेज, तो आई एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? टोटल करंट लेना पड़ेगा। अब टोटल करंट, बिकॉज यहाँ पे करंट टाइम का फंक्शन है, करंट यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टोटल करने के लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करंट का इंटीग्रेशन आई विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया टोटल करंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये एवरेज का फॉर्मूला रहेगा जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, वेरिएबल क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो टोटल कैसे आएगा? वेरिएबल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन से डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो आपने dt का इंटीग्रेशन करके टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना होता है। किसी भी एवरेज क्वांटिटी का टोटल निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां पर हम वो कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम। तो ये है एवरेज वैल्यू, राइट। अब हम ये एवरेज वैल्यू निकालें। एवरेज वैल्यू के लिए आप देखो, इसमें जिस तरह से एवरेज वैल्यू हमें चाहिए, इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल से आपको समझाऊं एवरेज वैल्यू के लिए कैसे आता है। जैसे आप देखो, सपोज इफ I इक्वल्स टू 2t। अब यहां पे करंट कैसा है? वेरिएबल है। I कैसा है? 2t, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है। तो I इक्वल्स टू 2t एम्पियर आपको दिया हुआ है। अब ये I वेरिएबल है। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं ओवर t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकेंड। RMS हम बाद में निकाल लेंगे, RMS हमने नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि पहले एवरेज पढ़ रहे हैं, तो एवरेज निकाल के देखते हैं। तो 2 to 4 सेकेंड्स के लिए एवरेज निकालना है और करंट की वैल्यू दे दी 2t। अब आप देखो I इक्वल्स टू क्या दे दिया? 2t। तो करंट टाइम का फंक्शन है, मतलब ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट तो हम निकाल ही सकते हैं। सपोज t इक्वल्स टू 1 पे करंट पूछा है तो आप कहोगे 2 एम्पियर। t इक्वल्स टू 2 पे पूछा है आप कहोगे 4 एम्पियर। t इक्वल्स टू 3 पे पूछेंगे आप कहोगे 6 एम्पियर। ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है। अब इस करंट का मुझे निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? एवरेज के लिए फॉर्मूला था आई विथ रिस्पेक्ट टू टी, टोटल टाइम आ जाएगा और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। आई का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स का यूज कैसे होगा? देखो यहाँ पे आपसे पूछा एवरेज वैल्यू ओवर 2 to 4 सेकेंड्स। तो 2 to 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी 2 to 4, यहाँ पे भी लिमिट्स आ जाएगी 2 to 4। जो बोला है 2 to 4 तो 2 to 4। जो टाइम आपको देंगे 1 to 2 सेकेंड या 1 to 4 सेकेंड्स या 0 से t टाइम के लिए, टाइम इंटरवल के लिए, जिसके लिए भी आपको एवरेज निकालना हो वो आप लिमिट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर i की वैल्यू रखकर इंटीग्रेशन करें। तो i की वैल्यू क्या है? 2t। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? 2t का। तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का इंटीग्रेशन तो लिमिट्स हो गई है 2 to 4। t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन का बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, याद है? तो वो हमने यहां पे लगाया। t स्क्वायर बाई 2 t का इंटीग्रेशन हो गया और नीचे dt का इंटीग्रेशन होगा t। अब यहां पर दोनों में लिमिट्स लगानी पड़ेगी जो दी है 2 to 4।
तो लिमिट्स लगा दी 2 to 4, राइट। तो ये कैंसिल कर दिया 2, अपर लिमिट क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, राइट। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 ये हो गया 12, और 12/2 मीन्स ये आंसर आ गया 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर एवरेज करंट है 2 to 4 सेकेंड्स के लिए, मतलब 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक के ड्यूरेशन का एवरेज करंट आएगा 6 एम्पियर। हालांकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट आ रहा है। 2 सेकेंड पे 4 एम्पियर था, 3 सेकेंड पर 6 हो जाएगा, और 4 सेकेंड्स पर 8 एम्पियर करंट होगा। तो अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग करंट है, बट 2 to 4 के लिए एवरेज निकालोगे तो वो आपने निकाल के देखा एवरेज क्या आया 6 एम्पियर। तो 2 to 4 के लिए एवरेज गए हम, तो हमें मिला 6 एम्पियर एवरेज करंट बिटवीन 2 to 4 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरह से एवरेज हम निकालते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल है एवरेज का। अब मैं आपको एवरेज वैल्यू के लिए बताऊं। एवरेज वैल्यू आपने रिलेशन फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब हमें निकालनी पड़ेगी एवरेज वैल्यू किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो एवरेज वैल्यू निकालें, ऑल्टरनेटिंग करंट की निकालें या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो एवरेज वैल्यू है I इक्वल्स टू, इक्वेशन जो AC में है आपके पास वो है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। फाई इनिशियल फेस होगा तो जरूर यूज करेंगे, बट अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं एवरेज के लिए, तो बिना इनिशियल फेस के हम ले सकते हैं, राइट। तो I एवरेज कैलकुलेट करना है, I एवरेज, तो यहां पर इस करंट का इंटीग्रेशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में और डिवाइड बाय dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं फर्स्ट, फॉर कंप्लीट साइकिल। एवरेज हमें निकालना है और एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम क्या लिखते हैं, 0 to t। फॉर अ कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड क्या होता है, 0 to t। तो मैं यहां पे लगा सकता हूं फॉर कंप्लीट साइकिल लिमिट्स आएगा 0 से t, 0 से t। तो I की वैल्यू पुट करें, तो I की वैल्यू पुट कर दी आपने, इंटीग्रेशन करना है, I नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है साइन ओमेगा t का t के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स है 0 से t अपॉन dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट्स है 0 से t। dt का इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट्स क्या लगा दी 0 से t। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन ये आई नॉट बाई टी, ये तो कांस्टेंट ले लिया, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन है 0 से t के लिए। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो मैथ्स वाले बच्चे तो इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उन्हें याद हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इंटीग्रेशन का क्या करें। तो मैं आपको इसके बाद इस रिलेशन इसको पढ़ने के बाद आपको सारे जो शॉर्ट तरीका है इंटीग्रेशन का, साइन का या कॉस का, साइन का, साइन स्क्वायर का, कॉस का, कॉस स्क्वायर का, वो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखा दूंगा, तो आप उस रिजल्ट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी वाले बच्चे डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज करेंगे, उनको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन फिजिक्स में यूज कर रहे हैं इसको, तो इंटीग्रेशन करके दिखाना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो पहले इसको आप देख लो, इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बायो वाले बच्चे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो आप देखो यहां पर लिमिट्स पुट करते हैं, माइनस आई नॉट टी इंटू ओमेगा, और कॉस यहां पर है ओमेगा, ओमेगा मीन्स होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। सो टी से टी कैंसिल हुआ। कॉस 2 पाई की वैल्यू याद है, कॉस 2 पाई की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया है, 0 हो गया। सो आई एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा। एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, ये नोट करना, इसमें ध्यान रखना, फॉर कंप्लीट साइकिल 0 से t के लिए आई एवरेज क्या आएगा, 0। सो कंप्लीट साइकिल के बाद हम
कंप्लीट साइकिल के अलावा हम निकाल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल के बाद हम और निकाल सकते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो केस 2 हम यूज करें, केस 2, केस सेकेंड फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए टाइम या लिमिट्स क्या लगाओगे? हाफ साइकिल के लिए हमें टाइम की लिमिट्स क्या लगानी पड़ेगी? फॉर हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिमिट्स क्या लगाओगे? 0 से t/2। आपको पता है कंप्लीट साइकिल होती है 0 से t, पॉजिटिव हाफ साइकिल का 0 से t/2 और t/2 से t क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। बेसिक टर्म्स में पढ़ा था हमने, तो वो यहां पर यूज हो रहा है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लिमिट्स क्या आएगी? 0 से t/2। एवरेज निकालना है, आई एवरेज इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाएगी 0 से t/2 और रिलेशन वही है I0 sin ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करेंगे और डिवाइड बाय टोटल टाइम मींस इंटीग्रेशन ऑफ dt करते हैं। लिमिट्स आएगी यहां पे भी 0 से t/2। ध्यान रखना ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें भी आप 0 से t/2, तो नीचे भी 0 से t/2 ही लिमिट्स लगाएंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया था, इसका इंटीग्रेशन कर लिया था। I0 कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और लिमिट्स है 0 से t/2 और यहां पे भी आपके पास लिमिट आएगी t/2, राइट। तो t/2 वैल्यू आ गई। तो ओमेगा को बाहर ले लें, माइनस को बाहर ले लें, 2 ऊपर चला जाएगा 2I0 अपॉन यहां पे t है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t, राइट। और यहां पर कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t। अब बताओ अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है t/2, तो यहां पे t/2 पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट क्या है? वो है 0, तो 0 पुट कर देंगे। ये इसका देख रहे हो आप सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन भी हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन भी कर दिया और लिमिट्स पुट कर दिए। तो क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ वैल्यू निकलती है कि 0 आती है? हम चेक करते हैं। तो यहां पर देखो t से t तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे पाई बचा। कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 क्या हो जाएगा? ये यहां पे आ जाएगा -2, राइट। और ये वाला t से t कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर क्या बच रहा है अपने पास? बाहर बच रहा है माइनस का I0/पाई। तो बाहर तो बच रहा है -I0/पाई और यहाँ -1 क्या हो जाएगा? -2। तो आप देखो आई एवरेज की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं। आई एवरेज इक्वल्स टू जो रिजल्ट आया था मेरे पास वो था -I0/पाई और ब्रैकेट में बचेगा -2। सो ये हो गया 2I0/पाई प्लस 2I0/पाई। ये एवरेज वैल्यू है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू मिल गई है प्लस 2I0/पाई। बट कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू थी हमारे पास 0, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू मिल गई है। तो केस थर्ड में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू नेगेटिव में आएगी। आई एवरेज नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा -2I0/पाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या थी? प्लस 2I0/पाई। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी? -2I0/पाई। ये एवरेज वैल्यू फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। केस फोर्थ, एक और साइकिल हम ले सकते हैं। हाफ साइकिल है बट आप देखना उसमें लिमिट्स देखना। हाफ साइकिल हम ले रहे हैं, हाफ साइकिल बट उसकी लिमिट्स आएगी t/4 टू 3t/4। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, ये हाफ साइकिल है बट इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप देखो तो इसकी साइकिल t/4 से 3t/4 तक जाती है। तो t/4 मतलब ये वाली वैल्यू, 3t/4 मतलब ये वाली वैल्यू
और ये बात कर रहे हैं t/4 से 3t/4, मतलब ये वाली वैल्यू की, राइट, इस वैल्यू की बात हो रही है। तो अगर इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालोगे, आई एवरेज निकालोगे और लिमिट्स पुट करोगे, तो आप देखोगे इसमें आई एवरेज 0 आएगा। आई एवरेज 0 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो t/4 से 3t/4 तक जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो एवरेज निकालोगे, टोटल करोगे, वैल्यू 0 आएगी। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, जहां भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का ऑल्टरनेट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका इंटीग्रेशन आई डी टी चाहिए एवरेज के लिए आपको, तो एरिया अंडर द कर्व लेते हैं। और यहां पर आपको दिख रहा है एरिया निकालोगे, जितना प्लस का एरिया है उतना माइनस का एरिया है, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहे एरिया से निकालो, चाहे आप इसमें इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालो, बट लिमिट्स क्या पुट करनी पड़ेगी, t/4 से 3t/4। और एरिया वाले मेथड से आपको इजीली दिख रहा है, एरिया वाले मेथड से टोटल एरिया क्या आएगा, 0। तो इसलिए आई एवरेज क्या हो गया, 0, राइट। तो एवरेज के लिए हमने वैल्यू पढ़ी, एवरेज के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। तो हमारे पास अब नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, एवरेज वैल्यू के बाद, क्योंकि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 आई है। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 थी, और एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 थी, हाफ साइकिल के लिए हमने निकाली है। तो एवरेज के बाद हम आ जाए फोर्थ वैल्यू पर। फोर्थ नंबर की वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वी कैन से आरएमएस वैल्यू। अब यहां पर एवरेज, एवरेज का दूसरा मतलब तो मीन होता है, तो आपको पता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू तो एक ही बात है। इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हम स्क्वायर वैल्यू लेंगे, स्क्वायर वैल्यू का एवरेज निकालेंगे, और फिर स्क्वायर किया था, दैट्स वाई हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइनली रूट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई आर एम एस को हम ऐसे लिखेंगे, देखो आई आर एम एस, यहां पर एवरेज किसका लेंगे, स्क्वायर का। तो एवरेज किसका लेंगे, स्क्वायर का। तो आप देखो आई स्क्वायर, एवरेज लेंगे आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और वही डिवाइड बाय डी टी, राइट। लिमिट्स लगा देंगे 0 से t, 0 से t, और रूट लगाना है तो अंडर रूट के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट है, स्क्वायर है, और एवरेज जो हमने निकालना सीखा था वो हमने किया। एवरेज किसका किया, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एवरेज कर लो, स्क्वायर कर लो, एवरेज कर लो, फाइनली अंडर रूट निकाल दो। दिस वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये वाली है। पढ़ते हैं, देखो पहले इसके लिए अब देखो, अब मैं आपको बता रहा था ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, इसमें स्क्वायर का एवरेज निकालो। अभी तो आपने नॉर्मल का एवरेज निकाला था, अब हम स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। अब स्क्वायर का एवरेज मतलब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो टी के रेस्पेक्ट में, फिर लिमिट्स पुट करो। तो हम इसको डायरेक्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि उसको आप डायरेक्टली यूज करो। देखो जैसे आपने यूज करना है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, या फिर आप ले लो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में। मैं आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूं, और लिमिट्स के साथ लिमिट्स भी पुट कर लोगे, और सीधा इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में, कॉस ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में, लिमिट्स लगाओगे 0 से टी, तो आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा इसका, ठीक है। इसके अलावा आप देखो साइन, अब हम करेंगे साइन का स्क्वायर, क्योंकि हमने अब आरएमएस लिखा है, स्क्वायर करके मीन निकालना है, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर हमें साइन और कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, राइट। तो ये लिमिट्स लगेगी 0 से टी, 0 से टी। तो
इन लिमिट्स के साथ, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स पुट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा t/2। t/2 आंसर है। ये आपको लर्न करना है सीधा। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करें। मत करो भाई, सीधा आप ब्रैकेट में लिख दो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इक्वल टू t/2 और सीधा t/2 रिजल्ट आप यूज कर लो। ठीक है, तो ये हमें करना है, ये हमें याद करना है। और मैं लिख देता हूं, देखो ये साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, मान लो साइन 2 ओमेगा टी आ गया, साइन 2 ओमेगा टी आ गया। ठीक है, यहां कहीं आपने देख लिया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ गया, एक ही बात है, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा एक ही बात है। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। लिमिट्स होनी चाहिए बट 0 से t। मैं यहां पे सारी बात 0 से t कर रहा हूं, हाफ साइकिल के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। कम से कम एक साइकिल की बात तो करें, 0 से t, फिर t से 2t, फिर 2t से 3t, आगे तो साइकिल्स कंप्लीट होती जा रही हैं, तो एटलीस्ट 1 साइकिल की बात करेंगे। इसलिए हमेशा लिमिट्स क्या लगाएंगे, 0 से t। तो 0 से t के लिए ये वैल्यूज हमें लर्न करनी है। तो आप ये पॉइंट करेंगे, नोट करेंगे कि ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एक बार आप देख लो, उसमें इंटीग्रेशन साइन का है, साइन 2 ओमेगा टी का है। आप ये कह सकते हो कि साइन की पावर या साइन कॉस की पावर आपके पास 1 है, पावर वाइज देखो तो 0 आ रहा है। अगर पावर में 2 है तो रिजल्ट आएगा, वो आएगा t/2। ये हम यूज कर लेते हैं। देखो, तो IRMS वैल्यू चाहिए हमें, आगे चलें। तो IRMS वैल्यू चाहिए हमें, तो नेक्स्ट देखो IRMS वैल्यू चाहिए हमें, तो हम निकालते हैं। देखो IRMS I का स्क्वायर करें तो करंट का स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये हमें कर दिया इंटीग्रेशन 0 से t, और नीचे dt का इंटीग्रेशन वो भी 0 से t। राइट, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान लो इंटीग्रेशन आप जैसे करना चाहते हो, जैसे आपको कहो कि भी IRMS की वैल्यू आ गई, IRMS की वैल्यू निकालो, डिराइव करो, इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो हम इसको इंटीग्रेशन भी करके देख सकते हैं। देखो, अंडर रूट करना है फाइनली, तो अंडर रूट में आप क्या लिखोगे, अंडर रूट के लिए आप पावर लगा सकते हो 1/2। यहां तो पूरा अंडर रूट लगाओ, या फिर आप अंडर रूट के लिए पावर क्या लगाओगे, 1/2 पावर लगाओगे। राइट, अब देखो इसमें इंटीग्रेशन करना हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, रिजल्ट डालेंगे, आपको पता है पहले से, तो मैं आपको करके बताता हूं एक बार। इंटीग्रेशन I0 स्क्वायर, नीचे तो आपने इंटीग्रेशन क्या होता है t, और लिमिट्स क्या लगाते हैं 0 से t, और इंटीग्रेशन हमें करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हम यूज करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो अपर लिमिट होगी आपकी, और फाइनली अंडर रूट आपको लेना पड़ता है, अंडर रूट मतलब पावर हाफ। तो अपर लिमिट t पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई आपके पास I0 स्क्वायर अपॉन t। ठीक है, IRMS की वैल्यू निकालने जा रहे हैं अपन, IRMS की वैल्यू इंटीग्रेशन के साथ, और मैं आपको यहां पर इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं कैसे होता है। हालांकि रिजल्ट आपको पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रिजल्ट आएगा t/2। तो वो देखो लास्ट में कैसे आता है। तो ये वाला t तो आ गया। अब यहां पर देखो 1/2 है, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट्स हमें लगानी है 0 से t, 0 से t, और अंडर रूट हमें करना है फाइनली। इसको मत भूल जाना कि अंडर रूट करना होता है। राइट, तो अब देखो नेक्स्ट अपने पास रिजल्ट आ गया। IRMS वैल्यू चाहिए, हमारे पास था I0 स्क्वायर, और हमने निकाला था t। अब हमें 1/2 का इंटीग्रेशन करना था, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 का t के रेस्पेक्ट में, तो 0 से t आ जाएगा। लिमिट्स भाई dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा ना, देख लो आप इधर, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। और लिमिट्स आपको पता है, यहां पर लिमिट्स क्या आती है 0 से t।
क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल के लिए IRMS निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके अंडर रूट में है, तो ये पावर हाफ आएगी अंडर रूट, राइट। अब आप देखो, सबसे पहले हम यहां पर I0 स्क्वायर बाई टी तो आपका है ही, मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा t/2 और माइनस के साथ sin 2 ओमेगा टी सॉल्व कर रहे हैं तो 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, इसमें अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, तो लोअर में तो साइन 0 हो जाएगा और अपर में क्या होगा, अपर में क्या होगा, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, ये पावर होगी हाफ, राइट। तब आप देखो बेटा यहां से ये वाली वैल्यू तो आपके इंटीग्रेशन का रिजल्ट है और पावर हाफ है ही सही। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पे 4π आ गया, t से t कैंसिल हुआ, अपर लिमिट t थी, लोअर लिमिट 0 थी, 2 इंटू 2π, 2 इंटू ओमेगा का 2π आ गया 4π। तो साइन 4π की वैल्यू क्या होती है, साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 2π, 4π, 6π इन सब की वैल्यू सेम होती है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये आ गया 0, साइन 0, ये भी 0, माइनस, तो यहां बचा t/2 और बाहर बच रहा है आपके पास I0 स्क्वायर बाई टी, और ये पूरा अंडर रूट में है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब आप देख लो t से t कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, हमारे पास बचता है I0 स्क्वायर बाई 2 और पावर क्या आ गई, हाफ। IRMS निकालना है तो ये वैल्यू आ गई I0 स्क्वायर बाय, I0 स्क्वायर का अंडर रूट में क्या होगा, I0 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट क्या होगा, √2। तो ये IRMS की वैल्यू है। जो RMS वैल्यू हमने कहा इसकी वैल्यू आएगी I0 बाय √2। I0 बाय √2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 I0, मीन्स I0 कौन सी वैल्यू है, I0 वैल्यू कौन सी होती है, हमने पढ़ा I0 कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। तो IRMS वैल्यू कितना होगा, IRMS वैल्यू है 70% ऑफ I0, 70% ऑफ I0 मतलब पीक वैल्यू का 70%। अगर पीक वैल्यू 100 एम्पियर है तो IRMS वैल्यू आपकी कितनी होगी, 70 एम्पियर। और अगर पीक वैल्यू 10 एम्पियर है तो IRMS वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर। 70% पीक वैल्यू का RMS वैल्यू कहा जाता है। अब आप देखो बेटा, RMS वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो RMS वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि RMS वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्यों है उसका एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है RMS वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू। भाई करंट तो हमें चाहिए ना, आपने एक एवरेज करंट निकाला, RMS को एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। करंट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कंटिन्यूसली, 0 से 100, 100 से 0, 0 से -100, -100 से 0, साइकिल्स बनती जा रही है, कंप्लीट डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है करंट में, तो आप क्या बोलोगे कि 0 से 100 जा रहा है, 100 से 0 कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो अगर आपसे कोई कांस्टेंट वैल्यू पूछे कि एक कांस्टेंट वैल्यू बताओ कि AC की कौन सी कांस्टेंट वैल्यू यहां पर फ्लो आप मान सकते हो, ऐसा सपोज कर सकते हो, तो इसलिए इसका पहला नाम क्या है, वर्चुअल वैल्यू। 70 एम्पियर का कांस्टेंट करंट, जैसे मैंने कह दिया आपको I0 की वैल्यू अगर 100 एम्पियर है तो IRMS जो आएगा वो 70 एम्पियर आएगा अप्रॉक्स 7। अगर पीक वैल्यू 100 है तो करंट तो क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है अभी, करंट तो 0 से 100, 100 से 0, फिर 0 से -100, माइनस में जाता है 100, तो माइनस में 100 गया, फिर माइनस में 100, फिर 0, फिर 0 से वापस प्लस में 100, फिर प्लस में 100, फिर वापस 0, फिर 0 से माइनस में 100, 0। तो करंट तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो इसलिए RMS वैल्यू निकाली जाती है, वो होती है 70%। तो अगर पीक वैल्यू 100 है तो 70% का एक कांस्टेंट वैल्यू आप मान सकते हो। तो इसको कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं, वर्चुअल वैल्यू। इसको वर्चुअल वैल्यू मान सकते हो कि 70 एम्पियर की एक वर्चुअल वैल्यू फ्लो हो रही है। फिर इसको इफेक्टिव भी कह सकते हो कि ये इफेक्टिव वैल्यू भी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि 70 एम्पियर का कांस्टेंट करंट, इफेक्टेड करंट, वर्चुअल करंट फ्लो हो रहा है। फिर आपकी एपरेंट वैल्यू है, रियल तो है नहीं, एपरेंट है। 70 एम्पियर की कांस्टेंट वैल्यू को एपरेंट वैल्यू कह सकते हैं।
फिर आप आ जाओ उसको मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू का मतलब अगर एसी सर्किट में हम कोई मीटर एमीटर लगा के जब मेजर करेंगे तो वो मीटर आपको कौन सी वैल्यू मेजर करके बताएगा, वो भी कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू। फिर आती है बात प्रिंटेड वैल्यू की। अगर कहीं वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट पर, जो आप देखते हो एसी डीसी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपके घर में इतने होम अप्लायंसेस यूज होते हैं, अगर कोई चीज प्रिंट होके आ रही है, प्रिंट होके कोई करंट लिखा है, प्रिंट होके कोई वोल्टेज लिखा है, तो वो कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। फिर लिखा है मार्क्ड वैल्यू, मार्क करते हैं, प्रिंट करते हैं, मार्क करते हैं, है ना। तो किसी भी मार्क कर दिया कि भी मार्क इतने करंट पर ऑपरेट करेगा, इतने वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा, तो वो भी कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। रिटर्न वैल्यू, आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में बैटरी का साइन बना हुआ आएगा ऐसा, राइट, बैटरी का साइन बना हुआ है और यहां लिखा रहेगा 220 वोल्ट, राइट, 220 वोल्ट, और साथ में लिखी रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आपको जो राइट करके वैल्यू देते हैं न्यूमेरिकल्स में, ये भी कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू, राइट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, किसी भी डिवाइस पर रिटर्न, मार्क्ड या प्रिंटेड वैल्यू जो होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू। तो सर्किट में फ्लो होने वाली एक वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, एपरेंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंट कह दो आप, सबसे काम की वैल्यू कह दो, सबसे काम की वैल्यू कौन सी है, आरएमएस वैल्यू, और जो होती है पीक वैल्यू का 70%। आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको समझ में आ गया। सेम वोल्टेज के लिए भी आएगा, वीआरएमएस क्या होगा, वीआरएमएस भी लिख देना, वीआरएमएस होगा V0/√2। जो वैल्यू या जो रिलेशन करंट के लिए यूज होता है, सेम टू सेम रिलेशन वोल्टेज के लिए भी यूज होता है। इसलिए हम टाइप्स ऑफ वैल्यू पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ करंट और टाइप्स ऑफ वोल्टेज दोनों एक साथ आ गए इसमें, राइट। क्लियर है आपको यहां तक। तो ये था हमारे पास आरएमएस वैल्यू के लिए रिलेशन। अब आप इसका छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, न्यूमेरिकल करें इसका। देखो, इक्वेशन ऑफ करंट गिवन है, I = 4 sin 100 πt + π/3, कैलकुलेट। अब ये सारी वैल्यूज पूछी है आपसे, आपने टाइप्स ऑफ वैल्यू पढ़ा, टाइप्स ऑफ वैल्यू में आपने इंस्टेंट वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पढ़ी है आपने। तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इजीली। देखो, सबसे पहले पूछिए आरएमएस वैल्यू, फिर पूछिए पीक वैल्यू, फिर पूछिए फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज और करंट t = 0 पर। तो हम सबसे पहले पीक वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हम पीक वैल्यू लिखेंगे, और पीक वैल्यू आपको दिख रही है इसमें, पीक वैल्यू I0 कहां लिखा होता है, ये वाली वैल्यू, राइट। तो I0 कितना है, 4 एम्पियर है, I0 इज 4 एम्पियर, राइट। तो आरएमएस वैल्यू फिर हम निकाल सकते हैं इजीली, जब हमारे पास पीक वैल्यू मिल गई तो आईआरएमएस इजीली निकाल सकते हो। आईआरएमएस की वैल्यू आ जाएगी पीक वैल्यू का √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। तो ये आएगा 4/√2, मीन्स ये आ गया 2√2 एम्पियर। 4 एम्पियर तो है पीक वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, 2√2 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल सकते हो, F = क्या होता है, ω/2π। अब बताओ ओमेगा कितना है इसमें, ओमेगा में आता निकालना, ओमेगा क्या होता है, टी का मल्टीपल, तो ओमेगा कितना है 100π/2π। ये तो कर लिया सर, आप बोलोगे सर ये तो कर लिया, वैसे भी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है हमेशा 50 हर्ट्ज आती है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज आ गई। ये तो आपने 2 बार वैसे भी कर लिया है, कोई बात नहीं, 50 आती है, न्यूमेरिकल में दे देंगे 50 60 दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल जो फ्रीक्वेंसी देंगे आप उसको यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकते हो और ओमेगा से फर्दर क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दिया। इनिशियल फेज भी आपको पता है, बोलो इनिशियल फेज कौन सा होता है, फेज क्या होता है, ये साइन के साथ जो पूरा लिखा हुआ है फेज है, और इनिशियल फेज मतलब टाइम 0 पुट कर दो, तो टाइम 0 पुट कर दो, ये हट गया, टाइम 0 पुट किया तो क्या बचा इनिशियल फेज π/3। तो इनिशियल फेज को फाई लिखोगे, फाई = क्या होगा π/3 होगा, राइट, π/3 हो जाएगा। तो इनिशियल फेज आ गया π/3, क्लियर। अब लास्ट क्या पूछा है, करंट एट t = 0। तो आपको करंट निकालना है भाई, ठीक है, करंट निकालना है तो करंट निकाल सकते हैं ना।
करंट निकालना है t इक्वल टू 0 पर। तो करंट, तो ये कौन सा करंट पूछ रहा है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे करंट पूछेंगे तो कौन सा हुआ, कौन सा करंट पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस करंट, तो t 0 पुट करके करंट निकाल लो। तो I की वैल्यू इक्वल्स टू क्या दिया? 4 साइन, t 0 पुट करने को बोला था कि 0 तो हट ही गया, चलो साइन क्या बचा? π/3। अब साइन π/3 साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2 रख दें, तो आ गया 4 √3/2। तो 4 से 2 कैंसिल कर दो, 2√3 एम्पियर आ गया, 2√3 एम्पियर। ये t इक्वल टू 0 पर इनिशियल, मतलब इनिशियली ये करंट जो है 2√3 एम्पियर से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम करंट कितना जाएगा? 4, और मिनिमम क्या होता है? 0। और ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 2√3 एम्पियर से, 0 टाइम पे जो करंट आ रहा है, राइट। तो ये इंस्टेंट करंट निकाला, पीक करंट निकाला, आरएमएस निकाल दिया, आरएमएस की वैल्यू निकाल दी। आरएमएस सबसे इंपॉर्टेंट करंट है, इसलिए हम आगे चलें तो आरएमएस की हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, ये आप कह सकते हो डेफिनेशन ऑफ आरएमएस। मैं आपको इसको समझाऊं। देखो, डेफिनेशन क्या है आरएमएस वैल्यू की? डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। इसका कंपैरिजन हम डीसी से कर रहे हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच वुड प्रोड्यूस सम हीट, which would produce same heat in given resistance in given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time। सेम है। अब देखो, इसका कंपैरिजन डीसी से करके समझाया गया है। मतलब आप कहते हो, आपको पता है डीसी करंट कौन सा होता है? जो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। एसी फ्लक्चुएटिंग करंट है। एसी मतलब बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बार बार वैल्यू चेंज कर रहा है। तो डीसी तो कांस्टेंट है ना। इसका कंपैरिजन डीसी से किया गया है। किस वैल्यू का? आरएमएस वैल्यू का। इसका कंपैरिजन डीसी से किया गया है। डेफिनेशन दोबारा सुने ध्यान से। इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। ये उस डीसी की वैल्यू के बराबर होगा जो सेम टाइम में, सेम रेजिस्टेंस में सेम हीट प्रोड्यूस करेंगी जो उस टाइम, उसी टाइम में, उसी रेजिस्टेंस में एसी भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको आप समझो। देखो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, राइट, और यहां हमने लगा दिया डीसी, ठीक है। ये आर है रेजिस्टेंस, और मान लो टी टाइम के लिए आपने इसमें करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो कर दिया। डीसी है, आई करंट फ्लो कर दिया, ठीक है। तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? एच डीसी। हीट का अगर फॉर्मूला देखें तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ये हीट डीसी में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये डीसी में आपका हीट प्रोड्यूस हो गया। अब हम बात करें एसी की, तो भाई रेजिस्टेंस वही ले आर, और वोल्टेज सोर्स आप लोगे एसी वाला। अब एसी में तो क्या हो रहा है? करंट फ्लक्चुएट कर रहा है। एसी में क्या होता है? करंट यूं भी फ्लो होगा, यूं जाएगा, करंट वहां से भी फ्लो होगा। करंट की वैल्यू 0 से लेकर आई नॉट तक फ्लो हो रही है, फिर आई नॉट से 0 हो रही है, 0 से माइनस आई नॉट हो रही है, और माइनस आई नॉट से वापस 0 हो रही है। तो वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यूसली, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बट करंट फ्लो होगा तो इसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो इसकी हीट क्या होगी? एच एसी ले लिया मैंने इसे, एच एसी। तो हीट प्रोड्यूस कर दिया एच एसी। तो हीट की वैल्यू में हमें लेना है आई स्क्वायर आर टी। बट जब हीट निकालोगे एसी की तो आई क्या लेंगे? डीसी में तो फिक्स है आई, तो हम ये आई ले सकते हैं क्योंकि आई कांस्टेंट है। ये आई आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो आई ले सकते हैं। बट डीसी में एच एसी जो एसी में जो हीट निकालोगे वो कैसे निकालोगे? हमें यहाँ पे करंट की क्या वैल्यू रखना पड़ेगा? करंट की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें? एक एवरेज वैल्यू लें। तो एवरेज वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो आई स्क्वायर एवरेज। ये एवरेज वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि एवरेज ही लेना पड़ेगा, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो एच एसी जो एवरेज होगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो आप देखो, नेक्स्ट एवरेज वैल्यू निकालें ऐसे। अब आपने देखा एच डीसी, डीसी में हीट आ रही है आई स्क्वायर आर टी, फर्स्ट इक्वेशन। और एसी में जो हीट आ रही है, एसी में जो हीट आएगी एच एसी, उसमें लेना है आई
एवरेज का स्क्वायर, क्योंकि करंट एवरेज लेना है, आर टी, राइट। अब एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये आएगा स्क्वायर का, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय वही डी टी। एवरेज निकाल रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से t के लिए, 0 से t के लिए, और यहां आ जाएगा r इंटू टी, राइट। अब आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, नीचे लिमिट रखेंगे dt का t होगा, अपर लिमिट आएगी t, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया, अभी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, विद लिमिट 0 टू t बाई 2, वो डायरेक्ट रख दो t बाई 2 इंटू आर टी, ये एसी की हीट आ गई, तो t से t कट गया, हीट एसी की क्या वैल्यू आई देखो, हीट एसी की वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर टी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो डीसी में हीट इतनी, एसी में हीट ये रही, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एसी की हीट और डीसी की हीट क्या होगी, बराबर होगी, डीसी इक्वल्स टू एसी, हीट डीसी इक्वल्स टू हीट एसी। डीसी जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी एसी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों की हीट को मैंने रख दिया बराबर, राइट। अब बराबर रखेंगे तो डीसी की हीट कितनी है भाई, डीसी की हीट है आई स्क्वायर आर टी, और ये डीसी करंट है। एसी में हीट कितनी आई एवरेज करंट रखने के बाद, वो आई है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर टी, तो आर टी से आर टी तो कैंसिल हो गया। तो आप देखो डीसी की वैल्यू क्या आई, ये आई स्क्वायर की वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट बाय रूट 2। अब आप देखो डीसी हीट में डीसी करंट था, और डीसी करंट की वैल्यू क्या आई, आई नॉट बाय रूट 2, और आई नॉट बाय रूट 2 हम पढ़ चुके हैं कौन सा करंट है, आई आर एम एस। तो इसका मतलब ये जो करंट आई हुआ डीसी वाला आई डीसी, हम इसको डीसी कह सकते हैं, आई जो है डीसी वाला, डीसी का करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, आई आर एम एस। तो एक बार फिर डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी, देखो फिर मैं आपको वैल्यू वापस समझाऊं। उसमें डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी इट इज द वैल्यू, मतलब आरएमएस को डिफाइन कर रहे हैं, आरएमएस की वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच विल प्रोड्यूस सेम हीट इन सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम एज इज डन बाय एसी इन द सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम, राइट। तो एसी की जो आरएमएस वैल्यू है ये उस डीसी के बराबर होती है अगर एसी और डीसी दोनों हीट बराबर प्रोड्यूस करें। तो हमने बराबर हीट निकाली, अभी हमने हीट बराबर निकाली, देखो हमने हीट एसी की निकाली तो आई स्क्वायर आर टी, सॉरी डीसी की निकाली तो आई स्क्वायर आर टी, और एसी की निकाली तो एवरेज निकालना पड़ा। जब दोनों हीट को मैंने इक्वल पुट किया तो जो करंट की वैल्यू आई दोनों जगह वो आई, इधर तो कांस्टेंट करंट है डीसी का आई डीसी, और उधर क्या है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई डीसी की वैल्यू निकाली तो क्या आई, आई नॉट बाई रूट 2, और ये किसकी वैल्यू होती है, आरएमएस की, तो ये आरएमएस की वैल्यू है, राइट। तो आई डीसी किसके इक्वल आ जाएगा, आई आरएमएस के। तो इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह, जैसे डीसी करंट की तरह बिहेव करता है। तो एसी में जो आप कांस्टेंट करंट कहोगे वो कौन सा होगा, आरएमएस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू थी आरएमएस की, और ये इसकी इंपॉर्टेंट जो वैल्यू थी इसमें डेफिनेशन थी, और आरएमएस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 होती है, आप पढ़ चुके हो, राइट। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने जो टाइप्स ऑफ वैल्यू कंप्लीट किया, तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, और इसके आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे कि एसी वाले चैप्टर में और आगे क्या पढ़ना है। टिल देन गुड बाय।